नमस्ते, स्वागत है आपका सर्वाइव साइंस टेक चैनल में। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प कहानी पर बात करेंगे। एक ऐसी कहानी जो दिखाती है कि जब पूरी दुनिया चाहे ना तो मिलकर क्या कुछ नहीं कर सकती। ये कहानी है हमारी पृथ्वी के अपने सुरक्षा कवच यानी ओजोन परत को बचाने की। बात है कोई 40 साल पहले की। उस वक्त वैज्ञानिक दुनिया को लगातार चेता रहे थे, कह रहे थे कि भाई ये जो परत है जो हमें सूरज की खतरनाक अल्ट्रावायलेट किरणों यूवी रेस से बचाती है वो पतली होती जा रही है। सोचिए जरा, पृथ्वी की अपनी सनस्क्रीन ही कमजोर पड़ रही थी तो जाहिर है ये एक बहुत बहुत गंभीर चिंता की बात बन गई थी। पूरी दुनिया में हलचल मच गई थी। तो आज हम इसी पूरे सफर को समझने की कोशिश करेंगे, कैसे साइंस ने हमें इस खतरे के बारे में बताया, फिर दुनिया ने कैसे इस पर ध्यान दिया और सबसे जरूरी सवाल, क्या हम वाकई इस खतरे से उभर पाएं। इस पूरी कहानी की शुरुआत होती है करीब 40 साल पहले। वियना कन्वेंशन नाम का एक समझौता हुआ। बहुत सारे देश एक साथ आए थे, लेकिन ये सिर्फ एक मीटिंग तो नहीं थी, है ना? मतलब इसके पीछे का असली मकसद क्या था? मकसद बहुत बड़ा था और मैं कहूंगी दूर तक सोचने वाला था। देखिए, वियना कन्वेंशन सिर्फ एक बैठक नहीं थी, ये एक बहुत जरूरी पहला कदम था। लक्ष्य सीधा था, ओजोन परत को उन खतरों से बचाना जिनके बारे में वैज्ञानिक बता रहे थे। और बात सिर्फ परत बचाने की नहीं थी, असल में पृथ्वी पर जीवन को बचाना था। हम इंसानों को, जानवरों को, पेड़ पौधों को, पूरे इकोसिस्टम को उन नुकसानदेह यूवी किरणों से जिनसे ओजोन परत हमें बचाती है। तो ये पहली बार था जब दुनिया ने एक तरह से माना कि हाँ, ओजोन परत हम सबकी साझी विरासत है और इसकी हिफाजत करना हम सबकी सामूहिक जिम्मेदारी है। अच्छा। इसने ना आगे की कार्रवाई के लिए एक तरह से नींव रखी, एक पक्का इरादा कि भाई हम इस प्रॉब्लम को नजरअंदाज नहीं करेंगे। तो मतलब दुनिया ने माना कि हाँ भाई, प्रॉब्लम तो सीरियस है और हमें कुछ करना पड़ेगा, मिलकर करना पड़ेगा। पर सिर्फ खतरा समझ लेना या एक ढांचा बना लेना वो काफी नहीं होता है ना। असली सवाल तो ये था कि ये खतरा आ कहां से रहा था, कौन सी ऐसी चीजें थी जो हमारे इस अदृश्य सुरक्षा कवच को नुकसान पहुंचा रही थी। साइंस ने क्या बताया इस बारे में? आपने बिल्कुल सही पॉइंट उठाया और यहीं पे मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल की अहमियत सामने आती है। ये वियना कन्वेंशन के कुछ ही साल बाद 1987 में आया। देखिए, जो साइंटिफिक रिसर्च हो रही थी, खासकर जब ब्रिटिश अंटार्कटिक सर्वे के वैज्ञानिकों ने अंटार्कटिका के ऊपर वो ओजोन होल खोजा ना। हाँ, वो तो बहुत बड़ी खबर बनी थी। बिल्कुल, उससे तस्वीर बिल्कुल साफ हो गई थी। ये पक्का हो गया कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन यानी CFCs और कुछ दूसरे हैलोजन वाले मानव निर्मित रसायन वही ओजोन परत के दुश्मन थे, वही उसे खत्म कर रहे थे। CFCs, ये नाम सुनने में तो काफी केमिकल जैसा लगता है, पर ये हमारी आम जिंदगी में कहाँ इस्तेमाल होते थे? क्या हम आप भी इनका इस्तेमाल कर रहे थे? हाँ बिल्कुल, और अक्सर हमें पता भी नहीं चलता था। ये हमारी जिंदगी का एक तरह से हिस्सा बन चुके थे। सोचिए, फ्रिज और एसी में ठंडक पैदा करने के लिए। अच्छा। एरोसॉल स्प्रे कैन जैसे परफ्यूम, हेयर स्प्रे, कीड़े मारने वाली दवाएं, उनमें प्रेशर बनाने के लिए। अरे वाह, रोज की चीजों में। जी हाँ। फिर इलेक्ट्रॉनिक्स की सफाई करने वाले सॉल्वेंट्स में, यहाँ तक कि बिल्डिंग को इंसुलेट करने वाले या गद्दे बनाने वाले फोम में भी इनका बहुत इस्तेमाल हो रहा था। होता ये था कि ये केमिकल हवा में घुल जाते थे, फिर ऊपर वायुमंडल में पहुंचते थे, स्ट्रेटोस्फीयर तक, और वहां सूरज की यूवी किरणों से टूटकर क्लोरीन और ब्रोमीन एटम छोड़ते थे। हाँ। और ये क्लोरीन और ब्रोमीन ही थे जो ओजोन के मॉलिक्यूल्स को तोड़ने लगते थे। और मजे की बात यह है कि एक अकेला क्लोरीन एटम हजारों ओजोन मॉलिक्यूल्स को खत्म कर सकता था। बाप रे, जो चीजें हमारी जिंदगी को आसान बना रही थी वही चुपके से ऊपर जाकर हमारे सुरक्षा कवच में सुराख कर रही थी। तो जब साइंस ने इन विलन्स की पहचान कर ली, ये CFCs और बाकी ओजोन को नुकसान पहुंचाने वाले पदार्थ ODS, तब मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ने क्या कदम उठाए? क्या ये वियना कन्वेंशन से ज्यादा सख्त था? हाँ बिल्कुल, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल वियना कन्वेंशन से कहीं ज्यादा सख्त और निर्णायक साबित हुआ। वो सिर्फ समस्या मान लेने तक नहीं रुका, उसने समाधान के लिए बाकायदा ऐसे कदम उठाए जो मान्य ही करने थे, बाध्यकारी थे। इसमें हुआ ये कि सदस्य देशों ने, और कमाल की बात यह है कि इसमें लगभग पूरी दुनिया शामिल हो गई। पूरी दुनिया? जी हाँ, ये इतिहास के उन समझौतों में से है जिसे सबसे ज्यादा देशों ने माना है। तो इन सब देशों ने मिलकर तय किया कि CFCs, हैलोन, कार्बन टेट्राक्लोराइड,
मिथाइल क्लोरोफॉर्म जैसे जो मुख्य ओजोन खत्म करने वाले पदार्थ हैं, उनके उत्पादन और इस्तेमाल दोनों को धीरे धीरे करके बंद किया जाएगा। अच्छा, ये देखिए, साइंस पर आधारित पॉलिसी बनाने का एक बेहतरीन नमूना है। देशों ने वैज्ञानिकों की बातों को, उनके सबूतों को बहुत गंभीरता से लिया और ये जानते हुए भी कि इसका अर्थव्यवस्था और उद्योगों पर असर पड़ेगा, दुनिया के भले के लिए कड़े फैसले लिए। आपने कहा धीरे धीरे करके, मतलब चरणबद्ध तरीके से। जी, तो इसका मतलब ये हुआ कि इन केमिकल्स पर एकदम से रोक नहीं लगा दी गई। ये कैसे हुआ? ये बिल्कुल सही समझा आपने, और शायद यही मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल की कामयाबी का एक बड़ा राज भी है। देखिए, एकदम से रोक लगाना प्रैक्टिकल नहीं होता। उद्योगों को, अर्थव्यवस्थाओं को इन केमिकल्स पर अपनी निर्भरता खत्म करने के लिए और सबसे जरूरी इनके सुरक्षित विकल्प खोजने और अपनाने के लिए वक्त तो चाहिए था ना। हाँ, ये बात तो है। तो इसलिए इसमें विकसित और विकासशील देशों के लिए अलग-अलग टाइमलाइन रखी गई। इसे कहते हैं साझा लेकिन विभेदित जिम्मेदारी का सिद्धांत। अच्छा, ये क्या है? इसका मतलब है कि जिम्मेदारी सबकी है, पर सबकी क्षमताएं और योगदान अलग-अलग हैं। तो जो विकसित देश थे जिन्होंने इन केमिकल्स का ज्यादा इस्तेमाल किया था, उन्हें जल्दी कटौती करनी थी, जबकि विकासशील देशों को थोड़ी मोहलत दी गई और साथ ही उन्हें तकनीकी और आर्थिक मदद भी दी गई एक मल्टीलैटरल फंड के जरिए, ताकि वो भी इस बदलाव को अपना सकें। तो ये जो लचीलापन था और सहयोग की भावना थी, इसने इस समझौते को ज्यादा असरदार और कह सकते हैं न्याय संगत बनाया। ये सुनने में तो वाकई काफी सोचा समझा प्लान लगता है। तो फिर इतने बड़े ग्लोबल एफर्ट का, जिसमें साइंस, पॉलिसी, इंडस्ट्री, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग सब कुछ शामिल था, उसका नतीजा क्या निकला? क्या ओजोन परत सच में ठीक हो रही है? और इसमें सबसे हैरान करने वाली या कहें उम्मीद जगाने वाली बात क्या रही? नतीजे वाकई अभूतपूर्व रहे हैं, बहुत ही पॉजिटिव। जो लगातार वैज्ञानिक निगरानी हो रही है, उससे ये पक्का हो गया है कि हवा में ओजोन को नुकसान पहुंचाने वाले केमिकल्स की मात्रा लगातार कम हो रही है। अच्छा। और इसका सीधा असर ये हुआ है कि ओजोन परत धीरे धीरे ठीक हो रही है, मतलब उसकी मोटाई बढ़ रही है। अंटार्कटिका वाला ओजोन होल भी धीरे धीरे भर रहा है, हालांकि उसमें साल दर साल थोड़े उतार चढ़ाव आते रहते हैं। वैज्ञानिकों का अनुमान है कि अगर मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का पालन ऐसे ही चलता रहा, तो जो हमारे मध्य अक्षांश है, वहां ओजोन परत शायद 2040 तक, हाँ, और अंटार्कटिका के ऊपर शायद 2066 के आसपास 1980 वाले लेवल पर वापस आ सकती। अरे वाह! तो ये दिखाता है कि जब दुनिया एकजुट होकर विज्ञान की बात मानकर एक्शन लेती है, तो हम कितनी भी बड़ी पर्यावरण की चुनौती क्यों ना हो, उसका सामना कर सकते हैं। और सबसे प्रेरणा देने वाली बात शायद यही है कि कैसे इंसानियत ने एक ऐसी परत को बचाने के लिए, जो दिखती नहीं पर जिंदगी के लिए बेहद जरूरी है, एक अनोखी ग्लोबल एकता दिखाई। ये सुनना वाकई बहुत बहुत राहत की बात है कि हमारी कोशिशें कामयाब हो रही हैं और ओजोन परत ठीक होने लगी है। लेकिन क्या इसका मतलब यह है कि भाई मिशन पूरा हो गया, अब हम आराम से बैठ सकते हैं, या अभी भी कुछ चुनौतियां हैं सामने? नहीं नहीं, काम अभी बिल्कुल पूरा नहीं हुआ है और निश्चिंत होने का तो सवाल ही नहीं उठता। देखिए, वियना कन्वेंशन और मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल आज भी उतने ही जरूरी हैं जितने पहले थे। ओजोन परत की हालत पर और धरती तक पहुंचने वाली यूवी किरणों के लेवल पर लगातार नजर रखना बहुत जरूरी है, ताकि ये पक्का रहे कि रिकवरी उम्मीद के मुताबिक हो रही है और कहीं कोई नई प्रॉब्लम तो नहीं खड़ी हो रही है। इसके अलावा कुछ पुराने फ्रिज, एसी या दूसरी चीजों में अभी भी वो पुराने केमिकल्स हो सकते हैं। उनका सुरक्षित तरीके से निपटारा करना भी जरूरी है। और फिर जैसा अक्सर होता है, एक समाधान से एक नई चुनौती सामने आ गई। नई चुनौती? वो क्या? मतलब ओजोन से जुड़ी हुई? हाँ, उसी से जुड़ी हुई। हुआ ये कि जब CFCs को हटाया गया, तो उनके विकल्प के तौर पर हाइड्रोफ्लोरोकार्बन यानी HFCs का इस्तेमाल तेजी से बढ़ गया। HFCs? अच्छा। ये रेफ्रिजरेशन और एयर कंडीशनिंग में काफी अच्छे साबित हुए, और अच्छी खबर ये थी कि HFCs ओजोन परत को नुकसान नहीं पहुंचाते थे। हाँ, ये तो अच्छी बात हुई। बिल्कुल। तो शुरू में इनको एक बहुत अच्छा विकल्प माना गया। तो फिर प्रॉब्लम कहाँ आई? अगर ये ओजोन के लिए सेफ थे, तो फिर चिंता किस बात की थी? चिंता की बात ये निकली कि HFCs भले ही ओजोन के लिए सुरक्षित थे, पर ये बहुत ही शक्तिशाली ग्रीन हाउस गैसें निकली। ओह, ग्रीन हाउस गैसें? जी हाँ, मतलब ये वायुमंडल में गर्मी को रोकती हैं
और ये कार्बन डाइऑक्साइड CO2 की तुलना में सैकड़ों या हजारों गुना ज्यादा गर्मी रोक सकती हैं। अरे बाप रे। तो हुआ ये कि हम ओजोन परत को तो बचा रहे थे, पर अनजाने में जलवायु परिवर्तन क्लाइमेट चेंज की समस्या को और बढ़ा रहे थे। ये एक क्लासिक उदाहरण है कि कैसे पर्यावरण की समस्याएं आपस में जुड़ी होती हैं। हाँ, ये तो है। और हमें समाधान ढूंढते वक्त एक होलिस्टिक अप्रोच, एक समग्र नजरिया अपनाना पड़ता है। अरे मतलब एक प्रॉब्लम का हल ढूंढा तो दूसरी प्रॉब्लम खड़ी हो गई। ये तो बड़ी उलझन वाली बात हो गई। तो फिर इसका क्या हल निकाला गया? बिल्कुल, ये उलझन तो थी, लेकिन मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल की खूबी यही है कि ये कोई पत्थर की लकीर नहीं है। ये एक जीता जागता समझौता है जो नई साइंटिफिक जानकारी के हिसाब से खुद को बदल सकता है, ढाल सकता है। तो जब HFCs के क्लाइमेट पर असर का पता चला तो दुनिया ने फिर से एक्शन लिया। 2016 में रवांडा के किगाली शहर में किगाली में मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में एक बहुत जरूरी बदलाव किया गया, एक संशोधन जिसे किगाली संशोधन या किगाली अमेंडमेंट कहते हैं। किगाली संशोधन, अच्छा इसमें क्या हुआ? किगाली संशोधन में सदस्य देशों ने ये तय किया कि अब HFCs के उत्पादन और इस्तेमाल को भी धीरे धीरे कम किया जाएगा। अच्छा, HFCs को भी? जी हाँ, लक्ष्य ये है कि अगले कुछ दशकों में HFCs का इस्तेमाल 80 से 85% तक कम कर दिया जाए। अब इस कदम से दोहरा फायदा है। एक तो ये ओजोन परत की रिकवरी को जारी रखने में मदद करेगा, क्योंकि कुछ HFCs बनाने की प्रक्रियाओं में भी थोड़ी मात्रा में ODS निकल सकते हैं। और दूसरा, ये क्लाइमेट चेंज को रोकने में भी एक बहुत बड़ा योगदान देगा। अंदाजा है कि किगाली संशोधन अकेले ही इस सदी के अंत तक दुनिया के तापमान में होने वाली बढ़ोतरी को 0.4 डिग्री सेल्सियस तक कम करने में मदद कर सकता है। वाह, 0.4 डिग्री, ये तो काफी बड़ा असर है। तो मतलब ये कहानी जो ओजोन परत बचाने से शुरू हुई थी, वो अब क्लाइमेट चेंज से लड़ने की कहानी का भी एक अहम हिस्सा बन गई है। ये तो वाकई दिखाता है कि पर्यावरण के मुद्दे कितने गहरे जुड़े हुए हैं आपस में। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। ये जो ओजोन संधियां हैं, वियना और मॉन्ट्रियल, ये इस बात का एक शानदार उदाहरण है कि कैसे एक पर्यावरण की समस्या को सुलझाने के लिए जो कदम उठाए जाते हैं, उनका असर दूसरे क्षेत्रों में भी पॉजिटिव हो सकता है। ये हमें सिखाती हैं कि अंतर्राष्ट्रीय सहयोग कितना जरूरी है, वैज्ञानिक सबूतों के आधार पर पॉलिसी बनाना कितना अहम है, और वक्त के साथ बदलने, अनुकूलन करने की क्षमता कितनी महत्वपूर्ण है। ये भी दिखाता है कि पर्यावरण की सुरक्षा और आर्थिक विकास साथ साथ चल सकते हैं, खासकर जब आप नई खोज, नई टेक्नोलॉजी को बढ़ावा देते हैं। और शायद इसीलिए जो विश्व ओजोन दिवस 2025 की थीम है, वो भी इसी भावना को पकड़ती है, विज्ञान से वैश्विक कार्रवाई तक। ये थीम क्या संदेश देती है खासतौर पर? हाँ, ये थीम फ्रॉम साइंस टू ग्लोबल एक्शन, ये इस पूरे सफर का, इस पूरी कहानी का सार है। ये इस बात पर जोर देती है कि कैसे लगभग 40 साल पहले जो वैज्ञानिक जिज्ञासा थी, जो खोज थी, उसने हमें ओजोन परत के खतरे के बारे में बताया, और फिर कैसे उस वैज्ञानिक समझ ने एक ऐसी ग्लोबल कार्रवाई को जन्म दिया जो पहले कभी नहीं देखी गई थी। सही बात है। और ये सिर्फ इतिहास की बात नहीं है, ये एक लगातार चलने वाली प्रक्रिया है। विज्ञान आज भी हमें बता रहा है कि ओजोन परत की क्या हालत है, नए खतरे क्या हैं, जैसे HFCs के बारे में पता चला, और दुनिया उस जानकारी के आधार पर अपने एक्शन को बदल रही है, एडजस्ट कर रही है, जैसे किगाली संशोधन में हुआ। तो ये विज्ञान और कार्रवाई के बीच एक लगातार चलने वाला संवाद है। तो आज की इस पूरी बातचीत से अगर एक सबसे जरूरी सबक या संदेश निकालना हो जो हमारे सुनने वाले अपने साथ लेकर जाएं, तो वो क्या होगा? मेरे ख्याल में सबसे बड़ा सबक ये है कि अंतर्राष्ट्रीय सहयोग जब वो ठोस वैज्ञानिक समझ पर आधारित हो, तो वो कितना ज्यादा शक्तिशाली हो सकता है। ओजोन कहानी ये दिखाती है कि जब देश अपने छोटे मोटे फायदों से ऊपर उठकर वैज्ञानिकों की चेतावनियों को गंभीरता से लेकर एक साझा लक्ष्य के लिए मिलकर काम करते हैं, तो वो ऐसे नतीजे हासिल कर सकते हैं जिनकी पहले कल्पना भी नहीं की गई थी। इसने ये साबित किया कि दुनिया की बड़ी बड़ी पर्यावरण समस्याओं का हल मुमकिन है, बस राजनीतिक इच्छा शक्ति होनी चाहिए। और ये आज के दौर में जब कई बार निराशा हावी हो जाती है, उम्मीद की एक बहुत ताकतवर किरण है। ये वाकई प्रेरणा देता है। ये सिर्फ एक पर्यावरण समझौते की कामयाबी नहीं है, बल्कि ये मल्टीलैटरलिज्म, मतलब बहुपक्षवाद
और विज्ञान पर आधारित कूटनीति की भी जीत है। ये दिखाता है कि ग्लोबल चुनौतियों से निपटने के लिए हमारे पास कामयाब मॉडल मौजूद हैं। निश्चित रूप से। और यहीं से वो आखिरी सवाल या विचार मन में आता है जिस पर हमें सोचना चाहिए। हमने ओजोन परत को बचाने में जो ये असाधारण सफलता पाई है, उससे हमने सीखा क्या है? हाँ। और उन सीखों को, जैसे विज्ञान पर भरोसा करना, ऐसी नीतियां बनाना जो वक्त के साथ बदल सकें, ग्लोबल सहयोग को सबसे ऊपर रखना और अमीर गरीब देशों के बीच न्यायसंगत तरीके खोजना, इन सब बातों को हम आज की जो दूसरी बड़ी चुनौतियां हैं, जैसे क्लाइमेट चेंज का बढ़ता खतरा या बायोडाइवर्सिटी का भयानक नुकसान, इनसे निपटने के लिए और बेहतर तरीके से कैसे लागू कर सकते हैं। क्या ओजोन मॉडल इन समस्याओं के हल की चाबी बन सकता है? ये सवाल आने वाले वक्त के एक्शन के लिए बहुत बहुत जरूरी है।